मिफ्ता साहब, हसन साहब दोबारा सवाल अपना रिपीट करना चाह रहे हैं, प्लीज सर हसन साहब सवाल कर लीजिएगा। सर मैं तो मिफ्ता इस्माइल साहब की तस्दीक करना चाह रहा हूं कि पहला बात यह है कि जो अख्तर मेंगल साहब हैं उनके भाई जावेद मेंगल लश्कर बलूचिस्तान के सरबराह हैं। लश्कर बलूचिस्तान उस ब्रास का जो बुके है जिसमें BLA BLF तमाम दहशतगर्द तंजीमें हैं जिनको UN ने भी डिक्लेयर किया हुआ जो है दहशतगर्द तंजीमें, वो उनका हिस्सा हैं और ये एक ही घर में रहते हैं। UAE के अंदर जो उनका घर है, दोनों की एक वॉल, आना जाना, प्यार मोहब्बत, भाईचारा, फोन पर राब्ते, सब कुछ एक है। एक ने पॉलिटिकल चेहरा अपनाया हुआ है, दूसरा जो है वो दहशतगर्द बना हुआ है, अलहदगी पसंद बना हुआ है। तो हम किस तरीके से इनको तस्लीम कर सकते हैं और फिर वो बातें करे खुदा ना खास्ता आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में आकर, जो कि हर पाकिस्तानी के लिए जो है वो नाकाबिल बर्दाश्त है। मिफ्ता साहब जवाब दीजिएगा। मेरी गुजारिश ये है कि लेजिटिमेट बलोच लीडर्स को अगर हम नहीं एम्पावर करेंगे और उनसे बात नहीं करेंगे और अपने नामजद करदा उन लीडरान को आगे लाएंगे जिनकी पब्लिक में सपोर्ट नहीं होगी, तो फिर उसके बाद आपको मारंग बलोच आ जाती है। फिर आपके पास आपको टेररिज्म को या बलोची यकजहती वालों को BLS से डील करना पड़ता है। लिहाजा हमको भी अपनी गलतियां थोड़ी सी तस्लीम करके वहां पर एम्पावर करना पड़ेगा। आपको अख्तर मेंगल को नहीं करना है तो ना करें, लेकिन जाहिर है कि उसके भाई अगर लेकिन मिफ्ता साहब यहाँ पे काउंटर आर्गुमेंट आया था बस सब्जेक्ट वो जी कि जैसे परवेज इलाही और चौधरी शुजात के दोनों भाई हैं या कजन्स हैं और साथ एक घर के एक दीवार के साथ रहते हैं, लेकिन दोनों की सियासत मुख्तलिफ है। अब आइए कि तालिबान के पास, तो तालिबान के अंदर जो था वो हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी। हम अगर रोज जनाजे उठा रहे हैं तो फौज क्या कर सकती है? तो आई थिंक इसमें क्लियर है बात कि तालिबान, अफगान तालिबान या पाकिस्तान तालिबान या जो भी है, तालिबान तो तालिबान ही होते हैं, अगर रोज इधर हमला कर रहे हैं तो हमको जाके उसका कुछ ना कुछ सद्देबाब करना है। तो यहाँ पे तो आई थिंक कि हम जिस कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। जो तीसरी बात चौधरी साहब की थी, जो शायद उस पर इनकी ध्यान था कि हम जो पाकिस्तान के अंदर कोई सियासी मसला हल करें, तो वो मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी बात है। अगर कर लें, वैसे जंग हो या ना हो, हमको कर लेना चाहिए। और अगर हम अपनी, जैसे मिसाल के तौर पर महमूद खान अचकजई और उनको बुलाया था राजा अब्बास नासिर को, शहबाज शरीफ साहब ने एक ब्रीफिंग देने के लिए, मैं समझता हूँ उनको जाना चाहिए था, वो नहीं गए। उन्होंने कहा कि हमको इमरान खान से मीटिंग कर देनी चाहिए थी, वो भी इजाजत देनी चाहिए थी। मेरे ख्याल से दोनों तरफ की गलती है कि उनको इजाजत भी दे देनी चाहिए थी, लेकिन उनको जाना भी चाहिए था। तो अगर हम थोड़े थोड़े अपने भी तो मसले थोड़े अपनी अनाज से पीछे हट जाएं, अपनी पोजीशन मुल्क के अंदर मिफ्ता साहब बड़ा जरूरी है। और यही मेंगल साहब थे, ये इनके वो मतलब के माथे का ये झूमर बने हुए थे। PDM की पहली हुकूमत थी, आपको याद होगा जब सारी वो चल रही थी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, हर जगह के ऊपर ये मेंगल साहब को तमाम PDM की क्या सामने फ्रंट सीट के ऊपर बिठा देते थे। अभी भी उनको बुला के उनसे बात करें। साहब के जो वालिद साहब है ना, उनको काउंटर करना चाहिए, उनको काउंटर करना चाहिए, उनको गलत चेन लगाकर भत्ता लेते रहे। अच्छा, अंग्रेज के साथ वो रहे, रशियन के साथ जनाब ओबीडियंट वो रहे, और अब जो है ये मेंगल साहब की जो भाई हैं वो चलो जो भी गलत है उसको सजा मिलनी चाहिए। माँ है रॉ, उसके लिए काम कर रहा है। हसन भाई मेंगल को ना लेना यार आप, मैं मेरी मेंगल को बात करने, बिल्कुल सही बात है। अच्छा मिफ्ता साहब आगे बढ़ते हैं, वापस सब्जेक्ट पे आते हैं। जो असरात हैं इस जंग के सबसे ज्यादा अब इंडिया के ऊपर भी हो रहे हैं, और इंडिया के जो कांग्रेस के लीडर हैं उन्होंने एक जो कहा है शॉर्ट है वो आपको सुनवाते हैं कि वो कितने लोग उनके और जहां कितना सामान फंसा हुआ है। प्रधानमंत्री के मुंह से एक निंदा नहीं निकले, प्रधानमंत्री के मुंह से एक शोक का शब्द नहीं निकले। ये कारण है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो चीन और रूस के जहाजों के लिए खोल दिया, ईरान ने भारत के जहाजों के लिए बंद है। 10,000 करोड़ का भारत का सामान, 38 जहाज और 1100 सेलर्स अटके हुए हैं। भारत की जो इंडियन नेशनल शिप ओनर्स एसोसिएशन है, उसने भारत सरकार से गुजारिश की है कि साहब मदद कीजिए। भारत सरकार मदद करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि ईरान के साथ भारत सरकार ने अपने तमाम, एज दे से इन इंग्लिश, ब्रिजेस हैव बीन बर्न्ड। अब आप किस मुंह से उनको कहे कि साहब हमारे ये 1100 सेलर्स, हमारा 10,000 करोड़ का सामान, हमारी 38 जहाज आने दीजिए? नहीं कह सकते आप। नाजरीन, जो है अमेरिका ने इंडिया को इजाज़त दे दी है कि आप रशिया से 1 महीने के लिए तेल खरीद सकते हैं। उनके जो स्कॉट बेसेंट हैं, सेक्रेटरी कॉमर्स हैं, जो वज़ीर ख़ज़ाना है अमेरिका के, उन्होंने तहरीर की है सोशल मीडिया के ऊपर, और उस तहरीर को सामने रखते हुए राहुल गांधी ने
काफ़ी लताड़ा है। उन्होंने कहा है कि जी ये किस तरह की हुकूमत है हमारी प्राइम मिनिस्टर मोदी की कि जितने फैसले हैं अमेरिका से हमें पता चलता है कि पाकिस्तान के साथ सीज फायर हो गई है तो अमेरिका से, ये रशिया से तेल खरीद रहे हैं तो अमेरिका से। राहुल गांधी क्या फरमा रहे हैं, सुनिए। Now the United States will decide who we buy oil from. Yes. The United States will come to us and say, you cannot buy oil from so and so and so and so and so and so. Russia, Iran, whoever they want. They will decide. Our Prime Minister will not decide. Please understand, and they will monitor. They will keep a watch, meaning they will look, and if India buys oil from anyone they do not want, they will punish us. मिर्जा साहब, जाते जाते ये बता दीजिएगा कि इंटायर मिडल ईस्ट से बहुत ज़्यादा प्रेशर है, पूरी दुनिया से, ज़ाहिर है जनूबी एशिया जिसमें हम भी शामिल है, यहाँ से प्रेशर है, अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। आपने बताया अमेरिका के अंदर बीइंग द लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर कंट्री के बावजूद प्राइसेस बढ़ गई हैं। आपको लगता है ये इकोनॉमिक प्रेशर नज़रसानी करने के ऊपर मजबूर करेगा प्रेसिडेंट ट्रंप को, या प्रेसिडेंट ट्रंप जो है नेतन्याहू की वही है कि उसकी मजबूरियां हैं, एप्स्टीन फाइल है, या आगे ही बढ़ेगा, पर जो कुछ होगा देखा जाएगा? देखिए, अमेरिका की जैसे मैंने गुजारिश की कि मिडिल ईस्ट पॉलिसी इजराइल बहुत डिक्टेट करता है, लेकिन अब प्रेसिडेंट ट्रंप अगर कोई 2-3 चीज़ों को ध्यान देते हैं तो स्टॉक मार्केट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। और जब ये इन्होंने पहले लिबरेशन डे टैरिफ दिए थे वो भी वापस तब लिए थे जब अमेरिका के पाउंड की प्राइसेस भी गिरने लगी और स्टॉक की प्राइसेस भी गिरने लगी। ट्रंप जब आए थे तो उन्होंने कहा था मैं जंग नहीं करूंगा और मैं कीमतें कम करवाऊंगा और मैं मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में लाऊंगा, और ख़ास तौर पे कीमतों में पेट्रोल की कीमत की बात करते थे। आज अमेरिका में पेट्रोल महंगा हो गया है, डीजल महंगा हो गया है, इनकी रोज़ मईशत के अंदर स्टॉक मार्केट रोज़ गिर रही है। और अगर ये जंग चल जाती है 1 महीना, खुदा न खास्ता ये 1.5 महीना चल गई तो हमको पता नहीं कि किस दुनिया में हम होंगे, हमें सीरियसली नहीं पता है। एक आध हफ्ते में खत्म हो जाए, अल्लाह खैर करेगा, हम वापस से उसी पुरानी दुनिया में वापस आ जाएंगे जहाँ पे कुछ लोग अमीर थे, कुछ लोग गरीब थे, कुछ ममालिक अमीर थे, गरीब थे। लेकिन अगर ये 1-1.5 महीना जंग चल गई तो पता नहीं क्या होगा। मतलब ये फिर पाकिस्तान तो चलो गरीब मुल्क है, हम तो रुल जाएंगे, लेकिन बहुत सारे और मुल्क भी रुल जाएंगे। और मोदी के बारे में इतनी बात जरूर कहूँ सर कि 2 दिन पहले इजराइल की जंग से 1 दिन पहले वो टेल अवीव में था और नेतन्याहू को जप्पियां मार रहा था। तो मतलब अब मोदी किस तरफ खड़ा है तो हम सबको पता है, बिल्कुल पता है। मिफ्ता इस्माइल साहब, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज के लिए इतना ही, आपसे आप मुलाकात होगी सोमवार को। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह जो मिफ्ता साहब ने की है कि ये सिर्फ पाकिस्तान का मामला नहीं है, पूरी दुनिया का मामला है।